लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी नाटक की नटी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। द्वारका प्रसाद के तिमंजिले मकान के ऊपरी खंड में उनके लड़के गोपीनाथ की स्त्री रहती है। सोने के कमरे के दक्षिण द्वार के सामने टबों में कुछ बेला और गुलाब के पेड़ रखे हुए हैं। छत के चारों ओर ऊंची दीवाल घिरी हुई है। दीवाल में बाहर का दृश्य देखने के लिए झंझरी बनी हुई है। सोने के कमरे में तरह तरह की विलायती औरतों की तस्वीरें टंगी हुई हैं। सामने लगे हुए बड़े भारी आईने में प्रवेश करते समय घर की मालकिन का जो प्रतिबिंब देख पड़ता है वो भी सौंदर्य में किसी चित्र से कम नहीं होता। गोपीनाथ की स्त्री का नाम चुन्नी था। चुन्नी का सौंदर्य अकस्मात प्रकाश किरणों की तरह, विस्मय की तरह, नींद खुलने पर चेतना की तरह एकदम एकाएक आंखों के आगे आकर एक धक्का मारता है। उसको देखने से जान पड़ता है जैसे उसे देखने के लिए मैं पहले से तैयार न था। चारों ओर चिरकाल से जो रूप देखा जाता है उससे मानो बिल्कुल ही जुदा वो रूप है। चुन्नी जब अंगड़ाई लेती है तब जान पड़ता है कि सुंदरता के सागर में लहरें उठ रही हैं। ताड़ी का फेना जैसे घड़े से उबल उबल कर बाहर गिरता है वैसे ही नवीन सौंदर्य उसके अंग अंग से टपका पड़ता है। उसके गहनों में, कपड़ों में, चाल में, हाथ उठाने में, गर्दन मटकाने में, चंचल चरणों के विलास में, बिच्छुओं के घुंघरुओं की आवाज में, हंसने में और देखने में जैसे जादू भरा हुआ है। जवानी के नशे में वो जैसे मस्त बनी रहती है। अक्सर वो एक कोमल रंगीन रेशमी धोती पहने छत के ऊपर अकारण चंचल भाव से इधर से उधर टहला करती है, जैसे उसके हृदय के भीतर के किसी अश्रुत अव्यक्त संगीत की हर एक ताल पर उसके अंग प्रत्यंग नाचना चाहते हैं। अपने अंगों को तरह तरह से हिलाने डुलाने, चलाने और मटकाने में जैसे उसे कुछ विशेष आनंद मिलता है। वो जैसे अपने सौंदर्यपूर्ण शरीर में चारों ओर आंदोलन उत्पन्न कर चक्कर मार रहे खून के विचित्र घात प्रतिघात का अनुभव करती है। वो टहलते टहलते पेड़ से पत्ता नोचकर दाहिने हाथ से उसे मलकर ऊपर उछाल देती है। वैसे ही उसकी चूड़ियां बज उठती हैं, आंचल खिसक जाता है। उसके उस सुडोल गोल हाथ की अदा पिंजड़े से निकले हुए पक्षी की तरह आकाश की ओर उड़ जाती है। एकाएक वो टब से एक मिट्टी का ढेला उठाकर अकारण किसी ओर फेंक देती है। पैरों की उंगलियों के सहारे उचककर झंझरी से बाहर के दृश्य को एक बार देख लेती है। फिर घूमती हुई आंचल में बंधे चाबियों के गुच्छे को नचाती है और बजाती कमरे में चली जाती है। वो कभी कभी आईने के सामने जाकर बंधा हुआ जूड़ा अकारण खोल डालती है और बेवक्त ही उसे बांधने बैठती है। जूड़े की लटों में डोरी गूंथकर दोनों बाहें ऊपर उठाकर जूड़ा बांधती है। फिर हाथ में कोई काम नहीं रहता, तब वो आलस के मारे कोमल बिछोने पर जाकर लेट रहती है। जान पड़ता है पत्तों के भीतर से आई हुई चांदनी पलंग पर पड़ी है। चुन्नी के कोई बाल बच्चा नहीं है। वो रईस की लड़की और रईस की ही जोरू है। उसके लिए करने को घर में कुछ विशेष कामकाज नहीं है। वो निर्जन में अकेले नित्य अपनी जवानी को अपने में जमा कर रही है। अब वो जवानी मानो उससे संभाली नहीं संभलती। पति है लेकिन उसके काबू में नहीं है। लड़कपन से ही ऐसे सौंदर्य से पूर्ण जवान चुन्नी अपने स्वामी को न जाने क्यों वश में नहीं कर सकी। बल्कि लड़कपन में जब ब्याह हुआ था गोपीनाथ चुन्नी को प्यार करता था। तब वो स्कूल से भागकर सो रहे बड़े बूढ़ों से छिपकर एकांत स्थान में दोपहर को अपनी बालिका स्त्री से प्रेमालाप करने आता था। एक घर में रहकर भी वो रंगीन बेल बूटेदार चिट्ठी के कागजों में चुन्नी को चिट्ठी लिखता था। चुन्नी भी पति की प्रसन्नता के लिए उन चिट्ठियों का उत्तर लिखती थी। स्कूल के यार दोस्तों को वे चिट्ठियां दिखाकर गोपीनाथ फूला नहीं समाता था। तुच्छ और बनावटी कारणों पर दोनों परस्पर रूठ भी जाते थे। इस बीच में द्वारका प्रसाद मर गए। गोपीनाथ खुद मुख्तार हो गए। कच्ची लकड़ी के तख्ते में जल्द घुन लग जाते हैं। कच्ची उम्र में जब गोपीनाथ छुटे बंधन हो गया तब अनेक जीव जंतुओं ने उसे घेर लिया। धीरे धीरे भीतर का जाना कम हो चला। गोपीनाथ को बाहर घूमने से ही फुर्सत न मिलती थी। किसी दल के प्रभु होने का एक तरह का नशा होता है। मनुष्य को मनुष्य का नशा बड़ा बेढब होता है। असंख्य मनुष्य जीवन और सुविस्तृत इतिहास के ऊपर अपना प्रभाव फैलाने का नशा जैसे नेपोलियन को था, वैसे ही एक छोटी सी बैठक में
10-5 मुसाहिबों के बीच बैठे हुए नौजवान रईस को भी अपने छोटे से दल पर प्रभाव फैलाने का नशा हो सकता है। दोनों नशे एक ही श्रेणी के हैं। अपने आसपास बेकार खुशामदी मतलबी यारों को जमा करके उनके ऊपर आधिपत्य स्थापित करने और उनके मुंह से वाह वाह सुनने के लिए एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है। बहुत से लोग ऐसी अवस्था में सोहबत के मजे उड़ाने के लिए सर्वस्व फूंकने, ऋण लेने और सिर पर कलंक की गठरी लादने को भी तैयार हो जाते हैं। गोपीनाथ ऐसी यारों की मंडली का मालिक बनकर अपने को भूल गया। वो यारों से अपनी बड़ाई सुनने के लिए नित्य नई कीर्ति में सैकड़ों रुपए फूंकने और यारों का घर भरने लगा। यार लोग कहने लगे, दुनिया में है क्या, खाना और खिलाना। जिसने ये ना जाना वो मानो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा भाई, इस बात में तो दूर दूर तक हमारे भैया साहब का सामना करने वाला न निकलेगा। इस तरह के बढ़ावे में आकर गोपीनाथ दिन रात अपने बाप का रुपया और इज्जत मिट्टी में मिलाने लगा। इधर चुन्नी जगत भर को जीत लेने की शक्ति रखने वाले अपने रूप को लिए घर के भीतर निर्जन सोने के कमरे में अकेली पड़ी रहती थी। वहां से उठकर इधर उधर टहलकर, पत्ते तोड़कर, मिट्टी फेंककर, अंगड़ा कर, जमा कर, बाहर झांक कर अपने चित्त की चंचलता प्रकट करती थी। वो जानती थी कि विधाता ने उसके हाथ में सौंदर्य रूपी राजदंड दिया है। वो जानती थी कि झंझरियों के छेद से बाहर जो बड़ा भारी जगत देख पड़ता है उसे मैं एक कटाक्ष में जीत ले सकती हूं। लेकिन अफसोस, इस संसार में वो एक आदमी को भी अपने वश में नहीं कर सकी। चुन्नी की एक हंसमुख कहारी है। वो दिन रात उसके पास रहती है। उसका नाम है गुलबिया। वो गाती थी, बजाती थी, नाचती थी, नौटंकी के चौबोले कहती थी, मालकिन के रूप का बखान करती थी और ये कहकर अक्सर खेद प्रकट करती थी कि अरसिक के हाथ पड़ने से ऐसी जवानी, ऐसा रूप निष्फल ही हुआ जाता है। गुलबिया के बिना पल भर भी चुन्नी नहीं रह सकती थी। उलट पुलट कर, प्रश्न पर प्रश्न करके वो गुलबिया के मुंह से अपने चेहरे की खूबसूरती, देह के सुडौलपन और रंग की सफाई आदि की समालोचना सुनती थी। बीच बीच में उसका प्रतिवाद भी करती थी और मन ही मन गदगद होकर गुलबिया को झूठी खुशामदीन कहना भी नहीं भूलती थी। तब गुलबिया सैकड़ों कस्में खा खाकर अपने पक्ष का समर्थन करने लगती थी। चुन्नी को इस तरह अपनी बड़ाई सुनने की आदत सी पड़ गई थी। गुलबिया चुन्नी को गाना सुनाती थी। चरण तेरे हिये में रहत मेरे प्यारी, अति सुकुमार जान जी अपने राखे हृदय मंझारी, बिना दाम को है गुलाम ये नागर रसिक बिहारी। इस गीत में चुन्नी अपने महावर से सुशोभित चरण कमलों की स्तुति सुन पाती थी। उसके हृदय में कल्पना के द्वारा पैरों पर लौट रहे एक बिना दाम के गुलाम की मूर्ति अंकित हो जाती थी। किंतु हाय, वे दोनों चरण सूनी छत पर झांझों की झनकार करते हुए इधर उधर घूमा करते हैं। तब भी कोई अपनी इच्छा से बिका हुआ भक्त आकर उन्हें हृदय में धारण नहीं करता। गोपीनाथ जिसका बिना दाम का गुलाम बन चुका है, उसका नाम है किशोरी। वो थिएटर में अभिनय करती है। वो स्टेज के ऊपर मूर्छा का ऐसा अच्छा अभिनय करती है कि सैकड़ों दर्शकों को अपनी सुध बुध नहीं रहती। वो नक्की स्वर में बनावटी विलाप करते समय ऐसे अच्छे ढंग से हाय हाय और प्यारे इत्यादि संबोधनों का उच्चारण करती है कि दर्शक मंडली एक्सीलेंट एक्सीलेंट वाह वाह कहकर चिल्ला उठती है। पहले पहल जब गोपीनाथ बिल्कुल घर से गायब नहीं रहता था, तब कई बार वो चुन्नी के आगे किशोरी की अभिनय करने की विचित्र शक्ति की बड़ाई कर चुका है। उस समय चुन्नी को ये नहीं मालूम था कि उसका पति किशोरी पर मोहित है। तथापि दूसरी औरत की तारीफ सुनकर मन ही मन वो खींचती और कुढ़ती थी। पति के मुख से क्या, किसी के भी मुख से वो ये बात नहीं सुन सकती कि किसी स्त्री में कोई ऐसी मनोरंजन की विद्या है जो उसके पास नहीं। डाह और कौतूहल के मारे चुन्नी ने कई बार थिएटर देखने जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु गोपीनाथ इस पर राजी नहीं हुआ। अंत को एक दिन चुन्नी से नहीं रहा गया। उसने 1 रुपया देकर गुलबिया को नाटक देखने के लिए भेज दिया। गुलबिया ने लौट आकर नाक भौं से कोड़कर राम का नाम लेते हुए नाटक की नटियों के सिर पर 100 झाड़ू मारने की इच्छा प्रकट की और उन नटियों के नकली रूप और हाव भाव पर रीझने वाले पुरुषों के लिए भी वही राय जाहिर की। सुनकर चुन्नी कुछ शांत और निश्चिंत हुई। इस बात को आज कई महीने हो गए। आजकल गोपीनाथ के सिर पर किशोरी का भूत
अच्छी तरह सवार है। आजकल वो चुन्नी से अच्छी तरह बात भी नहीं करता। दिन को मुसाहबों से और रात को थिएटर से फुर्सत ही नहीं मिलती। चुन्नी ने जब सुना कि गोपीनाथ किशोरी पर रीझ गया है और वो दिन रात उसी के फेर में रहता है, तब उसे खटका हुआ। उसने गुलाबिया की बात पर अविश्वास प्रकट किया। गुलाबिया ने विश्वास दिलाने के लिए अपने लड़के की कसम खाकर कहा कि कपड़े से लपेटे हुए जले कुंदे के समान किशोरी का शरीर है और उसका चेहरा बहुत ही बुरा है। चुन्नी ये समझ न सकी कि किशोरी में ऐसी कौन बात है जिससे उसने गोपीनाथ को रिझा रखा है। वो अपने अभिमान से आप ही अपने हृदय में चोट खाकर चोट खाई हुई नागिन की तरह फुफकारने लगी। अंत को चुन्नी से नहीं रहा गया। वो गुलाबिया को साथ लेकर चोरी से थिएटर देखने गई। जो काम निषिद्ध होता है उसके लिए उत्तेजना बहुत अधिक होती है। चुराकर थिएटर जाने से उसके हृदय में जो एक प्रकार की धड़कन पैदा हो गई थी, उसी के जोश में वो उसे प्रकाशपूर्ण, जनपूर्ण, बाजी और लोगों के शब्द से पूर्ण और रंगीन पर्दों से सुशोभित नाट्यशाला स्वर्ग के समान सुंदर देख पड़ी। दीवाल के घिरे निर्जन निरानंद घर से वो यहाँ किस आनंदमय सौंदर्यमय लोक में आ गई, उसे सब सपने के समान जान पड़ने लगा। उस दिन मानलीला का अभिनय दिखलाया जाने को था। घंटी हुई, बाजे बंद हो गए। चंचल दर्शकगण दम भर में चुपचाप एकाग्र होकर बैठ गए। स्टेज के सामने की दीपकमाला और भी जगमगा उठी। पर्दा उठ गया। सुंदर पोशाक पहने सहेलियां गाने और नाचने लगीं। दर्शकगण तालियां पीटकर वाह वाह की चिल्लाहट से रह रहकर नाट्यशाला को गुंजाने लगे। ये देखकर जवान चुन्नी के शरीर में खून चक्कर मारने लगा। उस संगीत की तान सुनकर, प्रकाश और पोशाक की छटा देखकर और वैसी प्रशंसा ध्वनि सुनकर दम भर के लिए चुन्नी समाज और संसार को जैसे भूल गई। उसने सोचा, मैं ऐसी एक जगह आ गई हूं जहां सौंदर्य के लिए कोई बंधन नहीं है, उसकी पूर्ण स्वाधीनता में कोई बाधा नहीं है। गुलाबिया बीच बीच में पास आकर चुन्नी के कान में कहती है कि बहू चलो, घर लौट चलो, भैया जान जाएंगे तो बड़ी आफत हो जाएगी। लेकिन चुन्नी उसके कहने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। इस समय उसके हृदय में भय का लेश भी नहीं। तमाशा हो रहा था। राधा ने कठिन मान किया। कृष्ण किसी तरह रूठी राधा को मना नहीं पाते। अनुनय विनय करते हैं, पैरों पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोते धोते हैं, मगर फल कुछ नहीं होता। उस समय गर्व से चुन्नी की छाती फूल उठी। कृष्ण की इस बेबसी को देखकर और मन ही मन अपने को राधा मानकर उसको अपने हृदय में अपने असीम प्रताप का अनुभव हुआ। किसी ने कभी इस तरह उसे मनाया नहीं। वो उपेक्षित अनादृत छोड़ी हुई स्त्री है, लेकिन तो भी एक अपूर्व मोह में पड़कर उसने निश्चय कर लिया कि मर्द को इस तरह रुलाने की ताकत उसमें भी है। सौंदर्य के प्रचंड प्रताप की बात उसने आज तक केवल कानों से सुनी भर थी, केवल उसका अनुमान भर कर पाया था। किंतु आज कलकत्ते के भीतर बिजली की रोशनी में मीठे गाने के साथ मनोहर रंगभूमि के ऊपर स्पष्ट रूप से सौंदर्य की महिमा प्रत्यक्ष देखने को मिल गई। उसके मस्तक में एक तरह का नशा सा व्याप्त हो गया। तमाशा खत्म हो गया। ड्रॉप सीन गिर पड़ा। बिजली की रोशनी धीमी पड़ गई। दर्शकगण उठ उठ कर जाने लगे, लेकिन चुन्नी उसी तरह मंत्रमुग्ध की तरह बैठी रही। उसे शायद ये ध्यान ही न था कि यहां से उठकर घर जाना होगा। वो शायद सोच रही थी कि खेल समाप्त न होगा, पर्दा फिर उठेगा, कृष्ण फिर राधा को मनावेंगे। गुलाबिया ने कहा, बहू क्या कर रही हो, उठो, अभी सब रोशनी बुझ जाएगी। उस समय आधी रात के बाद चुन्नी अपने घर लौट आई। गोपीनाथ का पता भी न था। चुन्नी ने आकर देखा, एक कोने में रखी हुई लालटेन धीमी ज्योत से जल रही है। घर में न कोई आदमी है, न कोई शब्द है। उसे अपना वो पुराना घर बहुत ही उजाड़, नीरस और तुच्छ मालूम पड़ने लगा। कहाँ है वो सौंदर्यमय, प्रकाशमय, संगीतमय, आनंदमय स्थान जहां वो अपनी सारी महिमा दिखाकर जगत के केंद्र में विराजमान हो सकती है, जहां वो अज्ञात, अवज्ञात, तुच्छ साधारण स्त्री नहीं समझी जा सकती। अब से वो अक्सर थिएटर देखने जाने लगी। 10-5 बार देखने से पहले का सा वो मोह बहुत कुछ कम हो गया। उसे मालूम हो गया कि नाटक की औरतें और मर्द मुंह में पाउडर मल लेते हैं,
इसी से उनकी चमक दमक बढ़ जाती है। वे उतने सुंदर नहीं हैं जितने कि रात को स्टेज पर देख पड़ते हैं। कोई कोई तो बहुत ही बदसूरत है। अभिनय की सब बातें बनावटी हैं, तो भी उसका नशा नहीं उतरा। रण संगीत या मारू बाजा सुनकर वीर पुरुष का हृदय जैसे उछल पड़ता है, वैसे ही ड्रॉप सीन उठने पर चुन्नी के हृदय की वही दशा होती थी। ये सारे संसार से अलग ऊंची सुदृश्य सुंदर रंग भूमि ही ऐसी विश्व विजयनी सौंदर्य की रानी के लिए उत्तम मायामय सिंहासन है। सुनहरी रेखाओं से युक्त पर्दों से सुसज्जित रंगभूमि काव्य और संगीत के इंद्रजाल से हर एक पुरुष को मोह लेने की शक्ति रखती है। नित्य असंख्य मुग्ध दृष्टियां उसे घेरे रहती हैं। नेपथ्य भूमि के गुप्त भाव से वो एक अपूर्व रहस्य का रूप धारण किए हुए है और उज्ज्वल प्रकाश में सबके आगे स्पष्ट रूप से प्रकाशित भी है। पहले पहल जिस दिन चुन्नी ने गोपीनाथ को नाट्यशाला के भीतर देखा और जब गोपीनाथ किसी नटी के अभिनय पर रीझ कर खुले तौर से अपने हृदय की उमंग जाहिर करने लगे, तब चुन्नी को गोपीनाथ के ऊपर मन ही मन भारी घृणा हुई। साथ ही एक प्रकार का अनादर का भाव भी उत्पन्न हो गया। उसने अपने मन में कहा, अगर मैं अपने रूप पर रिझाकर पति को अपनी ओर खींच सकूं और जब वो जिसके पर जल गए हों उस पतंग की तरह मेरे पैरों पर आकर गिरे, तब मैं उसे उपेक्षा और घृणा दिखाकर दुत्कार सकूं, तभी मेरा ये व्यर्थ रूप व्यर्थ जवानी सफल हो सकती है। लेकिन वो शुभ दिन कहाँ नसीब हो सकता है। आजकल गोपीनाथ के दर्शन ही दुर्लभ है। वो अपनी उमंग की आंधी में धूल की तरह उड़कर अपने दल के साथ न जाने कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। चैत की पूनों के दिन चुन्नी बसंती रंग की धोती पहने छत पर बैठी थी। हवा में कामदेव की पताका के समान उसका आंचल उड़ रहा था। यद्यपि घर के स्वामी का आना जाना भीतर बहुत ही कम होता है, तो भी चुन्नी उलट पुलट कर अदल बदल कर नित्य नई तरह के कपड़े और गहने पहनती है। हीरे मोती के जड़ाऊ गहने उसके हर एक अंग में एक तरह का नशा पैदा कर देते थे, चमक चमक कर उसके चारों ओर मोह की लहरें पैदा किया करते थे। आज चुन्नी ने हाथों में जड़ाऊ बाजूबंद, गले में एक मोतियों की कंठी और बाएं हाथ की छगुनिया में एक हीरे की अंगूठी पहनी है। गुलाबिया पैरों के पास बैठी हुई उसके सुडोल कोमल और कमल ऐसे लाल पैरों को हाथों से सोहराती और अकृत्रिम उच्छ्वास के साथ कहती थी, आह बहू जी, मैं अगर मर्द होती तो इन दोनों पैरों को कलेजे से लगाकर वारी हो जाती। चुन्नी ने गर्व के साथ हंसकर कहा, तो शायद कलेजे से लगाए बिना ही तुझे मरना पड़ता, तब क्या मैं इस तरह पैर फैला देती। अच्छा बक नहीं, तू वही गाना गा। चांदनी से सुशोभित उसी छत पर गुलाबिया गाने लगी। चरण तेरे हिये में रहत मेरे प्यारी, अति सुकुमार जानी जी अपने राखे हृदय मंझारी, बिना दाम को है गुलाम ये नागर रसिक बिहारी। उस समय रात के 10 बजे थे। घर के बाहर बैठक खाने में भी सन्नाटा था। इस समय ओटो दिलारा की खुशबू से तमाम घर को महकाता हुआ गोपीनाथ छत पर आया। उसे देखते ही गुलाबिया दांतों से जीभ काटकर हाथ भर का घूंघट काढ़कर वहां से जैसे जान लेकर भागी। चुन्नी ने सोचा, आज मेरे दिन फिरे हैं। उसने सिर उठाकर देखा भी नहीं। वो राधिका की तरह कठिन मान करके बैठ रही, लेकिन दृश्य नहीं बदला, पर्दा नहीं उठा, कोई रोता रोता पैरों पर लौट नहीं गया, किसी ने दीन भाव से सामने खड़े होकर नहीं कहा, मांगत भिच्छा दरस की झोली पलक पसार, तेरे जोगी नैन ये कर इनको सत्कार। संगीतहीन नीरस स्वर में गोपीनाथ ने कहा, जरा चाबी का गुच्छा चाहिए। ऐसी वसंत ऋतु की चांदनी में इतने दिनों के बिछोह के बाद क्या ऐसा ही प्रथम संभाषण होना चाहिए? काव्यों, नाटकों और उपन्यासों में जो कुछ लिखा जाता है वो सब शुरू से आखिर तक झूठ है। अभिनय में स्टेज के ऊपर ही प्रेमी अपनी प्रेमिका के पैरों पर गिरता है और बाहर ऐसे अभिनय को देखकर जो दर्शक मोहित हो जाता है, वही वसंत की चांदनी रात में कोठे पर अपनी परम सुंदरी जवान औरत से जाकर इशारे से केवल चाबियों का गुच्छा मांगता है। उस चाबी के मांगने में न राग है, न प्रीत है, न कोई मोह है और न मधुरता ही है। इसी जगत के सारे अपमानित कवित्व के मर्मस्थल से निकली हुई सांस की तरह एक ठंडी हवा का झोंका आकर चला गया। टब में लगे हुए बेले की खुशबू छत भर में छा गई। चुन्नी के सिर के आगे के
छोटे छोटे बाल हिलने लगे और वसंती धोती का आंचल अधीर भाव से इधर उधर उड़ने लगा। चुन्नी अपने सारे मान को छोड़कर उठ खड़ी हुई। स्वामी का हाथ पकड़कर उसने कहा, चाबी मैं देती हूं, तुम कमरे में चलो। चुन्नी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि आज वो रोएगी और रुलाएगी, अपनी सारी कल्पना को सार्थक करेगी और अपने सब अस्त्रों शस्त्रों से काम लेकर विजय प्राप्त करेगी। गोपीनाथ ने कहा, मैं बहुत देर ठहर नहीं सकता, तुम चाबी दो। चुन्नी ने कहा, मैं चाबी दूंगी और चाबी ताले के भीतर जो कुछ है वो सब दे दूंगी, लेकिन आज रात को तुम कहीं जाने न पाओगे। गोपीनाथ ने कहा, यह न होगा, मुझे जरूरी काम है। चुन्नी ने कहा, तो मैं चाबी न दूंगी। गोपीनाथ ने कहा, दोगी क्यों नहीं, देखूं कैसे नहीं देती हो। ये कहकर गोपीनाथ ने चुन्नी के आंचल में देखा। चाबी नहीं बंधी थी। कमरे के भीतर घुसकर शीशे के नीचे के बक्स की दराज खोली, उसके भीतर भी चाबी न थी। गोपीनाथ ने जोर करके चुन्नी का वो छोटा बक्स तोड़ डाला जिसमें चोटी बांधने का सामान, काजल, सेंदूर की डिबिया, सिर के डोरे आदि थे। उसमें भी जब चाबी नहीं मिली तब गोपीनाथ ने बिछौना उलटकर अलमारियों के ताले तोड़कर उपद्रव मचा दिया। चुन्नी पत्थर की मूर्ति की तरह दरवाजा पकड़े छत की ओर ताकती रही। गोपीनाथ गुस्से में भरा हुआ चुन्नी के पास आकर गरज कर बोला, मैं कहता हूं चाबी दे दो, नहीं अच्छा न होगा। चुन्नी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तब गोपीनाथ ने उसे दबा लिया और उसके हाथों से बाजूबंद, गले की कंठी और उंगली से अंगूठी उतारकर एक लात मारकर चल दिया। घर में या बाहर किसी ने कुछ नहीं जाना, किसी पड़ोसी की नींद नहीं खुली। चांदनी रात वैसे ही चुपचाप अपनी छटा छिटकाती रही। सर्वत्र जैसे अखंड शांति विराजमान थी, किंतु हृदय की चिल्लाहट अगर बाहर सुनाई पड़ सकती तो वो चैत की चांदनी रात अकस्मात तीव्रतम आर्तनाद से गूंज उठती। इस प्रकार चुपचाप ऐसी हृदय विदारक घटनाएं भी जगत में हो जाया करती हैं। लेकिन वो रात भी कट गई। ऐसे अपमान और विडंबना की बात चुन्नी गुलबिया से भी न कह सकी। पहले उसने अपने मन में कहा कि आत्महत्या करके इस अतुल रूप और जवानी को अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े करके अपने इस अनादर का बदला चुकाना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा, ऐसा करने से और किसी का क्या बने बिगड़ेगा, पृथ्वी के और लोगों की क्या हानि होगी। उसे जिंदगी में कोई सुख नहीं है तो मरने में भी कुछ संतोष नहीं है। इसके बाद चुन्नी गुलाबिया को साथ लेकर चली गई। जाते समय साइस की जोरू से कह गई कि मैं अपने मायके जाती हूं। चुन्नी का मायका बनारस में था। उधर गोपीनाथ भी मुसाहबों और यारों के दल को साथ लेकर कुछ दिनों के लिए नाव पर न जाने कहाँ चला गया। महारानी नाटक कंपनी के हर एक तमाशे में अक्सर गोपीनाथ जाता था। अपने दल के साथ खास दर्जे की आगे की लाइन में गोपीनाथ बैठता था। जब किशोरी सामने आकर अपने अंश का अभिनय करती थी तब गोपीनाथ उन्मत्त सा होकर ऊंचे स्वर से वाह वाह की धुन लगा देता था और अक्सर 100-100, 200-200 के नोट किशोरी के सामने बतौर इनाम के फेंक देता था। कभी कभी गुलगपाड़ा करके गोलमाल मचा देता था। दर्शकों को बहुत बुरा मालूम पड़ता था, लेकिन कंपनी के मैनेजर वगैरह कुछ कहने का साहस न करते थे। एक दिन गोपीनाथ ने सुरा का सेवन कुछ अधिक मात्रा में कर लिया था। ग्रीन रूम के भीतर घुसकर उसने उपद्रव मचा दिया। किसी एक कल्पित कारण से अपने को अपमानित मानकर गोपीनाथ एक अभिनय करने वाली वेश्या को मार बैठा। उसके चिल्लाने और गोपीनाथ के गाली गलौज करने से सब दर्शक चौंक उठे। उस दिन कंपनी के मैनेजर से नहीं सहा गया। उसने पुलिस की सहायता से गोपीनाथ को बाहर निकाल दिया। गोपीनाथ ने इस अपमान का बदला चुकाने की ठान ली। कलकत्ते में कुआर में दुर्गा पूजा के अवसर पर बड़ी धूमधाम होती है। महारानी कंपनी ने 1 महीने पहले से ही बड़े आडंबर के साथ नोटिस दिया कि उस अवसर पर सुप्रसिद्ध मोहिनी नाटक का अभिनय बड़े जोर शोर के साथ दिखलाया जाएगा। कलकत्ते शहर को जैसे नोटिसों की माला पहना दी गई। इस खेल में किशोरी मोहिनी का पार्ट करती थी, उसी की सारी धूम थी। गोपीनाथ इसी बीच में किशोरी को लेकर जलमार्ग से न जाने कहाँ चंपत हो गया। थिएटर वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। कुछ दिन तक किशोरी के आने की राह देखकर उन्होंने एक दूसरी औरत रख ली और उसे मोहिनी का पार्ट सिखा दिया। इसमें उन्हें
कुछ देर अवश्य हो गई, लेकिन विशेष हानि नहीं हुई। जिस दिन से मोहिनी नाटक नए ठाठ से खेला जाने लगा, उस दिन से ऐसी भीड़ होने लगी कि स्टेज के भीतर तिल रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। स्थान न मिलने के कारण सैकड़ों लोग फाटक पर से लौट जाते थे। अखबारों में भी इस नाटक और अभिनय की प्रशंसा में कई लेख निकले। गोपीनाथ कलकत्ते से थोड़े ही फासले पर था। ये खबर उसे भी लगी। वो समझता था कि किशोरी को भगा ले जाने से नाटक वाले सिर पर हाथ रखकर रोएंगे, तमाशा न कर सकेंगे। इसके विपरीत अभिनय के होने और उसकी धूम मच जाने से गोपीनाथ को बड़ा विस्मय हुआ। किस तरह क्या हुआ, ये जानने के लिए कलकत्ते आकर गोपीनाथ तमाशा देखने गया। पहला पर्दा उठने पर तमाशे के आरंभ में मोहिनी दीनहीन वेश से दासी की तरह अपनी ससुराल में देख पड़ती है। प्रच्छन्न, विनम्र और संकुचित भाव से वो अपना कामकाज करती है। उसे कुछ बोलना नहीं पड़ता और उसका मुख भी दर्शकों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पड़ता। किंतु तमाशे के आखिरी हिस्से में मोहिनी का पति मोहिनी को उसके बाप के घर भेज देता है और धन के लोभ से किसी लखपति की अकेली लड़की से ब्याह करता है। ब्याह के बाद पति देखता है कि ये स्त्री भी वही मोहिनी है, केवल वो दासियों का ऐसा वेश नहीं है। आज वो राजरानियों के ऐसे कपड़े लत्ते और गहने पहने हैं। आज उसका अनुपम सौंदर्य अलंकारों से मंडित होकर चारों ओर फैल रहा है। बचपन में मोहिनी को उसके धनी पिता के घर से कोई चुरा ले गया था। उसके बाद वो गरीब के घर पली और वहीं से उसका ब्याह हुआ। बहुत दिनों के बाद मोहिनी के असली बाप को अपनी कन्या का पता लग गया और उसने मोहिनी का दोबारा उसके स्वामी के साथ धूमधाम से ब्याह कर दिया है। इसके बाद रूठी हुई मोहिनी को उसका पति मनाने लगा। इसी बीच में बड़ी गड़बड़ मच गई। मोहिनी जब तक मलिन वेश से मुंह छिपाए रही, तब तक गोपीनाथ चुपचाप देखता रहा। किंतु जब वो बढ़िया पोशाक और गहने पहनकर रूप की लहरें चारों ओर फैलाती हुई स्टेज पर खड़ी हुई और एक अनिर्वचनीय गर्व तथा गौरव के भाव से गर्दन टेढ़ी करके सब दर्शकों की ओर, खासकर सामने बैठे हुए गोपीनाथ के ऊपर बिजली के समान अवज्ञापूर्ण तीक्ष्ण कटाक्ष बाण छोड़ा, जब उस अदा को देखकर सब दर्शक लोग उमंग के साथ तालियां पीटकर अपना आनंद प्रकट करने लगे, तब गोपीनाथ सहसा उठकर खड़ा हो गया और चुन्नी चुन्नी कहकर चिल्लाने लगा। गोपीनाथ ने दौड़कर स्टेज के ऊपर चढ़ जाने की चेष्टा की। बाजा बजाने वालों ने उसे पकड़ लिया। अकस्मात और रंग में भंग करते देखकर सब दर्शक लोग अंग्रेजी और हिंदी में दूर कर दो, बाहर निकाल दो कहकर चिल्लाने लगे। गोपीनाथ पागल की तरह बार बार चिल्लाकर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं उसे मार डालूंगा। पुलिस ने आकर गोपीनाथ को घसीटकर बाहर निकाल दिया। कलकत्ते के सारे दर्शक गण आंख भरकर नाटक की नटी के रूप में चुन्नी का अभिनय देखने लगे। केवल गोपीनाथ को वहां जगह नहीं मिली। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी नाटक की नटी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।